Good morning, friends. You are most welcome to Think Eyes channel. Today we are going to discuss Ghatna Chakra Drishti, in which we are going to discuss one is current affairs for UPSC and UPPSC prelims. Let us begin the topic. नए भारतीय रामसर स्थल 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के अवसर पर भारत को 2 नई आर्द्रभूमियों वेटलैंड्स को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में शामिल किए जाने संबंधी घोषणा की गई। तो ये दोनों हैं कहाँ पर, ये भी देखेंगे और कौन से हैं ये भी देखेंगे। तो पहला है ये जो वेटलैंड्स हैं, पहला है खिजड़िया, जिसको हम खिजादिया भी कह सकते हैं, वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गुजरात में है। दूसरा है बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश में। बखीरा मोगली जैसा, मोगली में एक शेर का नाम था बखीरा, शेर क्या तेंदुए का नाम था। तो बखीरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखिए। इस प्रकार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 49 हो गई है, जो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है। भारत के इन 49 रामसर स्थलों के अंतर्गत कुल 10,93,636 हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित है। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य मीठे पानी फ्रेश वाटर की आर्द्रभूमि जल है, वेटलैंड है, फ्रेश वाटर। यह जामनगर जिला गुजरात में कच्छ की खाड़ी के निकट के तट पर स्थित है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ मैदानी आर्द्रभूमि, लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड है। इस प्रकार अब उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 10 हो गई है, 10 हो गई है। ज्ञातव्य कि 8 दिसंबर 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की हैदरपुर आर्द्रभूमि, हैदरपुर वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया है। यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश के बिजनौर और मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। गंगा नदी के बाढ़ के मैदानों पर मध्य गंगा बैराज के निर्माण के फलस्वरूप वर्ष 1984 में इस आर्द्रभूमि का निर्माण हुआ। इसके पूर्व 14 अगस्त 2021 को भारत ने 4 नई आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि वेटलैंड्स के रूप में निर्दिष्ट किया। नव निर्दिष्ट 4 रामसर स्थलों में गुजरात के 2 हैं, वधवाना आर्द्रभूमि तथा थोल झील वन्यजीव अभयारण्य। दूसरा है हरियाणा के 2 भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थल शामिल हैं। ये वेटलैंड्स हैं चारों, वधवाना और थोल लेक, ये कहाँ पर है? गुजरात में। भिंडवास और सुल्तानपुर ये हरियाणा में। वधवाना आर्द्रभूमि गुजरात के वडोदरा जिले की डभोई तहसील में स्थित है। 100 वर्षों से अधिक पुरानी इस मानव निर्मित आर्द्रभूमि का निर्माण 1909-1910 में तत्कालीन बड़ौदा राज्य के शासक सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने करवाया था। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात के महसाणा जिले में स्थित है। थोल झील मानव निर्मित उथले जल शैलो वाटर की छोटी झील है। शैलो वाटर मतलब दलदली, जिसमें नर्मदा नहर के साथ साथ वर्षा की माध्यम से जल एकत्र होता है। तो नर्मदा नहर का भी पानी आता है यहाँ पर और बारिश का पानी भी आता है। मूलतः वर्ष 1912 में सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित इस झील को वर्ष 1988 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मानव निर्मित मीठे पानी फ्रेश वाटर की वेटलैंड है। यह हरियाणा में स्थित सबसे बड़ी आर्द्रभूमि या वेटलैंड है। यह हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है, दिल्ली के पास में ही पड़ता है झज्जर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है, तो ये दिल्ली एनसीआर में है। सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य को TX2 अवार्ड, TX2 मतलब 2 गुना पॉपुलेशन। 25 जनवरी 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य को प्रतिष्ठित TX2 अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त बाड़दिया नेशनल पार्क नेपाल को भी TX2 अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। इन दोनों ही स्थलों को वर्ष 2010 की तुलना में बाघों की आबादी में 2 गुनी वृद्धि करने हेतु पुरस्कृत किया गया है। नेपाल स्थित खाटा वन संरक्षण क्षेत्र, खाटा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एरिया को बाघ संरक्षण उत्कृष्टता अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित है। इसे वर्ष 2013 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। यह अभयारण्य
1408.405 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह अभ्यारण्य नीलगिरी जैव मंडल भूदृश्य नीलगिरी बायोस्फीयर लैंडस्केप का अंग है, जहां विश्व में बाघों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। वर्ष 2011 में इस बाघ अभ्यारण्य में मात्र 25 बाघ ही थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ बाघों की संख्या लगभग बढ़कर 80 हो गई है। TX2 अवार्ड, TX2 बाघ संरक्षण अवार्ड्स निम्नलिखित संगठनों या कार्यक्रमों की भागीदारी में प्रदान किए जाते हैं। पहला है CA/TS कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड्स। दूसरा है फौना एंड फ्लोरा इंटरनेशनल। तीसरा है ग्लोबल टाइगर फोरम। चौथा है IUCN एकीकृत बाघ आवास संरक्षण कार्यक्रम, IUCN इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम। पांचवा है पैंथेरा, पैंथेरा तेंदुओं को कहते हैं पैंथेरा। छठा है UNDP लायंस शेयर, UNDP लायंस शेयर। सातवां है वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। और लास्ट है आठवां WWF की टाइगर्स अलाइव पहल, WWF टाइगर्स अलाइव इनिशिएटिव। अब बात करते हैं भारत की वन स्थिति रिपोर्ट। ये है 2021 की। भारत की 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 13 जनवरी 2022 को जारी की गई। देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। देश में कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है। तो पहला क्या है, वन और वृक्ष दोनों मिलाकर, फॉरेस्ट प्लस ट्री मिलाकर कितना है परसेंटेज में, 24.62% है ओवरऑल एरिया का इंडिया के। और वनावरण मतलब फॉरेस्ट वाले ही केवल मान के चलें तो कितना है, 21.71% है ओवरऑल इंडिया के एरिया का। ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण, जिसको हम ट्री कवर कहते हैं, 95,748 वर्ग किलोमीटर है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के 21.71% भाग पर वनावरण तथा 2.91% भाग पर वृक्षावरण कुल 24.62% है। कुल मतलब दोनों को मिला करके। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के राज्यों में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य मिजोरम है। तो मिजोरम सबसे नीचे पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में, म्यांमार से लगा हुआ है, बांग्लादेश से भी थोड़ा लगा हुआ है। 84.53% है यहाँ पर। जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 79.33%, फिर मेघालय है 76% का स्थान है। तो ये सारे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में देश में वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर यानी 0.22%, वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर यानी 0.76% तथा कुल वनावरण और वृक्षावरण में 2261 वर्ग किलोमीटर यानी 0.28% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में वनावरण फॉरेस्ट कवर में वृद्धि की दृष्टि से टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं। पहला आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर, दूसरा तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ओडिशा 537 वर्ग किलोमीटर, चौथा कर्नाटक 155 वर्ग किलोमीटर, पाँचवा झारखंड 110 वर्ग किलोमीटर। ISFR के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य, पहले पे मध्य प्रदेश है, ये याद रखना, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर ओडिशा है, फिर महाराष्ट्र है। तो पहला MP, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा, पाँचवा महाराष्ट्र। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण फॉरेस्ट कवर 14,817.89 वर्ग किलोमीटर 14,000 है। तो लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में उत्तर प्रदेश के वनावरण में 12 वर्ग किलोमीटर यानी 0.08% की मामूली वृद्धि देखी गई है। फिर ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण ट्री कवर 7,421 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.08% है। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्रफल 22,238.89 वर्ग किलोमीटर है।
ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले जिले क्रमशः सबसे कम वाले भदोई 0.37%, मैनपुरी 0.49%, देवरिया 0.60% है। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 3 जिले कौन से हैं? सोनभद्र 35.29%, चंदौली 21.78%, चित्रकूट 19.64%। एक बात यहाँ पे और ध्यान देने वाली है कि सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर आई है वनों में, वो सोनभद्र ज़िले में है। तब भी सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे वन क्षेत्र मिलेगा? सोनभद्र में मिलेगा। ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण वाले टॉप 3 जिले कौन से हैं? सोनभद्र, खीरी, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर। तो पहला सोनभद्र, दूसरा खीरी, तीसरा मिर्ज़ापुर। ISFR 2021 के अनुसार 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन से आच्छादित है। 5 है लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो इनका 33% से ज़्यादा जो क्षेत्रफल एरिया है ये किससे? वनों से आच्छादित है, फॉरेस्ट कवर है यहाँ पर। तो लक्षद्वीप आउटर एरिया पड़ जाता है बिल्कुल, अंडमान निकोबार भी आउटर एरिया पड़ जाता है बिल्कुल, और अरुणाचल प्रदेश भी बिल्कुल आउटर एरिया पड़ जाता है। अब बचा कौन कौन सा? मिज़ोरम और मेघालय। तो मिज़ोरम भी म्यांमार की सीमा से लगा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, और मेघालय में थोड़ी पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी आपको, और यहाँ पे हाईएस्ट बर्थ रेट भी है मेघालय की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक क्षेत्रफल वन से आच्छादित है। तो 33% से ज़्यादा 17 केंद्र शासित और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक वनाच्छादित, और यहाँ पर 75% से ज़्यादा है इन सारे 5 राज्यों में: लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। देश के कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल 4,992 वर्ग किलोमीटर 0.15% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो मैंग्रोव होता क्या है? ये समुद्र के ऊपर या नदी के ऊपर कभी कभार, तो ज़्यादातर समुद्र या डेल्टा रीजन में आपको मैंग्रोव देखने को मिलेंगे। ये बाढ़ के पानी को अंदर आने से बचाते हैं, मतलब इनलैंड एरिया में आने से बचाते हैं, और भी इसकी बहुत सारे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, और नई नई तरह की वनस्पतियाँ स्वैम्पी रीजन बन जाते हैं, यहाँ पे दलदली क्षेत्र बन जाते हैं इसके आसपास, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं ये। वैसे ज़्यादातर पानी की सतह पर होते हैं, लेकिन आसपास की जो मिट्टी होती है वहाँ पर जब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, कचरा इकट्ठा होता है, तो दलदली क्षेत्र बन जाता है। तो जब दलदली क्षेत्र बनता है तो मैंग्रोव की जो जड़ें हैं, मिट्टी जो दलदल है वहाँ तक पहुँच जाती है, उसको पकड़ के रखती है। तो उसकी वजह से उस क्षेत्र में बाढ़ का पानी घुस पाना बहुत मुश्किल हो पाता है, इसलिए बाढ़ से बचाव भी करता है मैंग्रोव। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में देश के मैंग्रोव आवरण में 17 वर्ग किलोमीटर यानी 0.34% की वृद्धि दर्ज की गई है। वन क्षेत्र टॉप 10 देश कौन से हैं? पहले में रशिया है, वन क्षेत्र 1000 हेक्टेयर में, और वैश्विक वन क्षेत्र का परसेंटेज और देश के भौगोलिक क्षेत्र का परसेंटेज। तो पहले वैश्विक क्षेत्र का ग्लोबली परसेंटेज देखेंगे, फिर उसी कंट्री के अंदर परसेंटेज देखेंगे। तो रूस का 1000 हेक्टेयर में 8,15,312 है, 20% ग्लोबल परसेंटेज है इसका रशिया का, और 49.8% रशिया में ये बिलोंग करता है, रशिया का। ब्राज़ील का 4,96,620 हेक्टेयर के हिसाब से वन क्षेत्र है, और वैश्विक वन क्षेत्र का परसेंटेज 12 है, देश के भौगोलिक क्षेत्र का परसेंटेज 59.4 है। कनाडा का 3,46,928 हेक्टेयर वन क्षेत्र है, 9% ग्लोबल परसेंटेज है वनों का, फॉरेस्ट का, और 38.7% देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का है। अमेरिका में 3,09,795 हेक्टेयर वन क्षेत्र मिलेगा आपको, और ये ग्लोबली कितना स्टैंड करता है? 8%, और अमेरिका के अंदर 33.9% कवर है ये। चाइना का 2,19,978 है हेक्टेयर में वन क्षेत्र, 5% ग्लोबल परसेंटेज का है, 23.3% चाइना के अंदर के भौगोलिक क्षेत्र के परसेंटेज का है। ऑस्ट्रेलिया छठे नंबर पे है, 1,34,005 हेक्टेयर के हिसाब से, 3% ग्लोबली है ये,
ग्लोबल का 3% है ये। और केवल ऑस्ट्रेलिया का देखा जाए तो 17.4% ऑस्ट्रेलिया में वन पाए जाते हैं। कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य 1,26,155 हेक्टेयर वन मिलेगा। यहाँ पे विश्व का 3% वन मिलेंगे और 55.6% कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के ही वन मिलेंगे। कि यहाँ पे इतना जो भाग है 55.6% भाग ये वनों से आच्छादित है कॉन्गो का। इंडोनेशिया का 92,133 हेक्टेयर वन क्षेत्रफल है। ग्लोबली परसेंटेज इसका 2% है और लोकली परसेंटेज इसका 49.1% है। पेरू का 72,330 हेक्टेयर के हिसाब से वन क्षेत्र मिलेगा, 2% ग्लोबली स्टैंड करेगा और 56.5% लोकली स्टैंड करेगा। अब बात होती है इंडिया यानी भारत की। 72,160 हेक्टेयर में भारत में मिलेगा, 10वें नंबर पे है भारत। और 2% ग्लोबल परसेंटेज मिलेगा भारत में वनों का और 24.3 लोकल परसेंटेज मिलेगा वनों का। टोटल कितना वन है पूरी दुनिया में? 4,50,438 हेक्टेयर और ग्लोबली ये स्टैंड करता है 66% टोटल भूमि का। अब बात करते हैं काजू वैली आर्द्रभूमि, तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार द्वारा काजू वैली आर्द्रभूमि काजू वैली वेटलैंड को राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। इसकी घोषणा तमिलनाडु के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा की गई है। काजू वैली आर्द्रभूमि को पक्षी अभ्यारण्य घोषित करने हेतु अधिसूचना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18(1) के तहत जारी की गई है। ये आर्द्रभूमि तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के वनूर एवं मरक्कनम तालुका में स्थित है। वनूर और मरक्कनम तालुका के 5,151.60 हेक्टेयर संयुक्त क्षेत्र को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। यह तमिलनाडु के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। यह आर्द्रभूमि या इस आर्द्रभूमि को पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन साउथ इंडिया के रूप में जाना जाता है। यह आर्द्रभूमि काली पूंछ वाली चंचुक, ब्लैक टेल्ड गॉडविट्स, यूरेशियन कर्ल्यू, सफ़ेद सारस, वाइट स्टॉर्क आदि मध्य एशिया और साइबेरिया जैसे ठंडे उप आर्कटिक क्षेत्रों के प्रवासी पक्षियों के लिए आहार स्थल, फीडिंग ग्राउंड है। नए वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश 22 सितंबर 2021 को WHO ने नए वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश जारी किए। इस दिशा निर्देशों के तहत 6 प्रमुख वायु प्रदूषकों ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, PM2.5 और PM10 के लिए अधिक कठोर मानक की घोषणा की गई है। ये दिशा निर्देश प्रमुख वायु प्रदूषकों के स्तरों में कटौती के माध्यम से मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नए वायु गुणवत्ता मानकों की सिफारिश करते हैं। WHO के नए मानक स्तर PM2.5 का वार्षिक औसत 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, PM10 का वार्षिक औसत 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का वार्षिक औसत 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, सल्फर डाइऑक्साइड का दैनिक औसत है एक दिन का 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, कार्बन मोनोऑक्साइड का दैनिक औसत एक दिन का 4 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, ओजोन O3 का औसत पीक सीज़न 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो पीक सीज़न जब ओजोन सबसे ज़्यादा होती है तब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए पीक सीज़न में। भारत में वायु की गुणवत्ता के स्तर को मापने के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड नासैक्स NAAQS को निर्धारित किया गया है। बात करते हैं स्मॉग टावर की। 7 सितंबर 2021 को नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेकेंड इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आनंद विहार नई दिल्ली में भारत के पहले क्रियाशील फंक्शनल स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह है।
स्मॉग टावर एक संरचना है जिसे एयर प्यूरीफायर के रूप में वायु प्रदूषक या वायु प्रदूषण को कम करने हेतु निर्मित किया गया है। आनंद विहार स्थित 20 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला स्मॉग टावर डाउन ड्राफ्ट प्रकार का है, अर्थात प्रदूषित हवा टावर के ऊपरी भाग से प्रवेश करती है एवं निचले भाग से साफ हवा बाहर आती है। टावर का निर्माण परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में NBCC इंडिया लिमिटेड के साथ टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है, तो टाटा की भागीदारी इसमें। इसी अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के अंतर्गत गैर प्राप्ति शहरों नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में वायु प्रदूषक के नियमन के लिए प्रण नामक पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो वायु प्रदूषण के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया? प्राण या प्रण, PRANA। ध्यातव्य कि उत्तर प्रदेश का पहला स्मॉग टावर नवंबर 2021 में नोएडा में स्थापित किया गया था। अन्य स्मॉग टावर 7 सितंबर 2021 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया था। 23 अगस्त 2021 को स्मॉग टावर का उद्घाटन कनॉट प्लेस नई दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया था। पराग कैलेंडर की बात कर लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 सितंबर 2021 को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER और पंजाब विश्वविद्यालय ने चंडीगढ़ के लिए एक पराग कैलेंडर विकसित किया। इसके पहले भी पराग कैलेंडर की बात हम जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी कर चुके हैं और जापान के संदर्भ में भी कर चुके हैं। यह भारत के किसी शहर के लिए अपनी तरह का प्रथम प्रयास है। पराग कैलेंडर को लगभग 2 वर्षों तक हवाई या वायु जनित पराग और इसके मौसमी बदलाव का अध्ययन करने के बाद बनाया गया है। पराग कैलेंडर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद हवाई या वायु जनित परागकणों की समय गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। परागकण नर जैविक संरचनाएं होती हैं जिनकी निषेचन में प्रमुख भूमिका होती है, किंतु श्वसन के समय शरीर के अंदर प्रवेश कर एलर्जी का कारण बनते हैं। प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व 3 सितंबर 2021 को तमिलनाडु सरकार ने देश में पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की घोषणा की। इस डुगोंग संरक्षण केंद्र का क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर आदिरामपट्टिनम से अमापट्टिनम तक पाक की खाड़ी, पाक बे तथा मन्नार की खाड़ी, बे ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार के मरीन क्षेत्र में विस्तारित रहेगा। आदिरामपट्टिनम से अमापट्टिनम तक डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व रहेगा। पाक बे से मन्नार की खाड़ी के मरीन क्षेत्र में। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार डुगोंग भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान एवं निकोबार में पाए जाते हैं। पाक की खाड़ी कहाँ में मिलती है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। चाइना बे भी मिलती है श्रीलंका में। डुगोंग अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची में सुभेद्य वर्नलेबल श्रेणी के अंतर्गत शामिल हैं। इसको फिर से देख लेते हैं। डुगोंग अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची में रेड लिस्ट में सुभेद यानी वल्नरेबल श्रेणी के अंतर्गत शामिल है डुगोंग। डुगोंग एक स्तनपायी जलीय जीव है, तो मैमल है डुगोंग, तो ये मरीन मैमल कहलाता है। इसे समुद्री गाय सी काऊ के रूप में जाना जाता है। तो ज़्यादातर ये समुद्री गाय होता है और ये पेड़ पौधों को खाता है। मरीन जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं का ये भोजन करता है, ये मछलियाँ नहीं खाता। प्रतिवर्ष विश्व डुगोंग दिवस 28 मई को मनाया जाता है। सीसायुक्त पेट्रोल से वैश्विक मुक्ति 30 अगस्त 2021 को 20 वर्ष चले लंबे अभियान के पश्चात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने विश्व को सीसा युक्त पेट्रोल लेड पेट्रोल से मुक्ति हेतु घोषित किया है। तब पेट्रोल में लेड नहीं मिलाया जाएगा। लेड की वजह से क्या होता है? लेड की वजह से इंसान की बुद्धि कमज़ोर होती है। जुलाई 2021 में अल्जीरिया सीसा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की समाप्ति की घोषणा करने वाला अंतिम देश बना। उल्लेखनीय है कि सीसा युक्त पेट्रोल के प्रयोग
की शुरुआत वर्ष 1922 में हुई थी और 1970 तक संपूर्ण विश्व शीशा युक्त पेट्रोल का प्रयोग कर रहा था। तो बेसिकली किस लिए होता है ये? एंटी स्टॉकिंग के लिए होता है। तो पेट्रोल में क्यों यूज़ होता था लेड का? एंटी नॉकिंग सब्सटेंस के रूप में यूज़ होता था। टेट्राएथिल लेड का पेट्रोल में मिलाया जाता था। ये बेसिकली ब्लास्ट से बचाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए एंटी नॉकिंग के रूप में यूज़ होता था। लुब्रिकेंट था एक तरीके का ये। जुलाई 2021 में अल्जीरिया सीसा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की समाप्ति की घोषणा करने वाला अंतिम देश बना। उल्लेखनीय कि सीसा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की शुरुआत 1922 में हुई थी। 1970 तक संपूर्ण विश्व सीसा युक्त पेट्रोल का प्रयोग कर रहा था। 2002 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने विभिन्न देशों की सरकारों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं एवं सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ विश्व भर में शीशा युक्त पेट्रोल के विरुद्ध स्वच्छ ईंधन एवं वाहन PCFV अभियान प्रारंभ किया। रामप्पा मंदिर देख लेते हैं। धौलावीरा विश्व धरोहर स्थल घोषित हो गई। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 44वीं बैठक 16 से 31 जुलाई 2021 के मध्य चीन के कौन से प्रांत में? चीन के फुझोऊ प्रांत में संपन्न हुई। उल्लेखनीय है कि विश्व धरोहर समिति की इस बैठक में विश्व भर के कुल 34 नए स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इन स्थलों में 29 सांस्कृतिक तथा 5 प्राकृतिक स्थल सम्मिलित हैं। गौरतलब है कि इन नए स्थलों को शामिल करने के बाद विश्व के 167 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 1154 हो गई है, जिसमें से 897 सांस्कृतिक स्थल, 218 प्राकृतिक स्थल और 39 मिश्रित स्थल के रूप में शामिल हैं। ध्यातव्य कि इस बैठक में ब्रिटेन की लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा छीन लिया गया है। तो लिवरपूल अब विश्व धरोहर नहीं रहा। गौरतलब है कि उसे 2004 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसी के साथ यह विश्व धरोहर स्थल का दर्जा खोने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। ऐसे 2 अन्य स्थल जर्मनी के ड्रेसडेन स्थित एल्ब घाटी एल्ब वैली है और ओमान की अरेबियन ऑरिक्स सेंचुरी है। विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक के दौरान भारत के 2 नए स्थल रामप्पा मंदिर तेलंगाना और सैंधव स्थल इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थल कौन सा है? धौलावीरा गुजरात को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। तो वाटर सिटी कहलाता था धौलावीरा। रामप्पा मंदिर को भारत का 39वां और धौलावीरा को 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसी के साथ भारत ने विश्व धरोहर स्थल के शिलालेखों के सुपर 40 क्लब फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंस्क्रिप्शंस में भी अपनी जगह बना ली है। भारत के कुल 40 स्थलों में 32 स्थल सांस्कृतिक, 7 स्थल प्राकृतिक और 1 स्थल मिश्रित है। कंचनजंगा है शायद एक स्थल। सुपर 40 क्लब ऐसे देशों का समूह है जिनके कम से कम 40 स्थल यूनेस्को की इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हैं। भारत के अतिरिक्त इटली 58, फ्रांस 49, जर्मनी 51, स्पेन 49, चाइना 56 ही ऐसे देश हैं जो सुपर 40 के क्लब में हैं। काकातीया रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के पालमपेट गांव में अवस्थित है। काकातीया राजवंश के शिल्प कौशल का यह अद्वितीय उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय शासक गणपति देव के एक सेनापति रेचारेला रुद्र द्वारा करवाया गया था। 40 वर्षों तक इस मंदिर के निर्माण में लगे रहे मुख्य मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर इसका नामकरण रामप्पा मंदिर किया गया। यहाँ के स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं, अतः इसे रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर भी कहते हैं। बेसिकली रामलिंगेश्वर कौन है? ये शिव जी हैं, तो राम से कंफ्यूज मत होइएगा। शिव मंदिर होने के कारण इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। मार्को पोलो द्वारा इस मंदिर को दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कहा जाता है या कहा गया है। और ये भूकंप रोधी भी है। ये मंदिर, यहाँ पे भूकंप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थक्वेक आएगा तो इसको कुछ नुकसान नहीं होगा। 27 जुलाई 2021 को गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन शहर धौलावीरा हरप्पन सिटी को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। विश्व धरोहर स्थलों की सूची में
शामिल होने वाला यह सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा भारत का पहला स्थल है। पाकिस्तान स्थित मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो आर्कियोलॉजिकल र्यून्स एट मोहनजोदारो प्रथम हड़प्पाई स्थल है, जिसे 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। गौरतलब है कि सैंधव सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर है। भारत में केवल हरियाणा का राखीगढ़ी तथा पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गढ़वारीवाला ही ऐसे हड़प्पाकालीन स्थल हैं जो धौलावीरा से बड़े हैं। ज्ञातव्य है कि धौलावीरा की खोज 1967-68 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक जगतपति जोशी ने की थी। जगतपति जोशी। यह कच्छ के महान रण ग्रेट रन ऑफ कच्छ में स्थित तथा कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। तो कितनी अच्छी इंपॉर्टेंस है इसकी। गुजरात में स्थित अन्य विश्व धरोहर स्थल है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, रानी की वाव। विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक के दौरान रोमानिया के रोसिया मोंटाना माइनिंग लैंडस्केप को विश्व धरोहर सूची के साथ साथ संकटग्रस्त वैश्विक धरोहर की सूची लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर में भी शामिल किया गया। वर्तमान में संकटग्रस्त वैश्विक धरोहरों की सूची में कुल 52 स्थल शामिल हैं। 14 बाघ अभ्यारण्य, बाघ मतलब टाइगर, तो 14 टाइगर पार्क्स जो है अभ्यारण्यों को CA/TS की मान्यता। 29 जुलाई 2021 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उत्कृष्ट बाघ संरक्षण प्रयासों हेतु भारत के 14 बाघ अभ्यारण्यों टाइगर रिजर्व पार्क्स को कंजर्वेशन अथॉरिटी और टाइगर सेंचुरी की मान्यता प्रदान कर दी गई है। तो CATS भारत के जिन 14 बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता प्रदान की गई उनका विवरण: मानस काजीरंगा और ओरांग असम, सतपुड़ा कान्हा और पन्ना मध्य प्रदेश, पेंच महाराष्ट्र, वाल्मीकि बिहार, दुधवा उत्तर प्रदेश, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, परम्बिकुलम केरल, मुदुमलाई और अन्नामलाई तमिलनाडु, बांदीपुर कर्नाटक। तो पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में पड़ता है, तो महाराष्ट्र को मिली है इसमें। इन 14 बाघ अभ्यारण्यों से पूर्व भारत के 3 अन्य स्थलों को भी CATS की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। ये 3 है लैंसडाउन वन प्रभाग उत्तराखंड, लैंसडाउन वन प्रभाग उत्तराखंड, रामनगर वन प्रभाग उत्तराखंड, रामनगर, और तीसरा कौन सा है 24 परगना दक्षिण वन प्रभाग पश्चिम बंगाल। उल्लेखनीय कि नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान तथा सिखोते अलेन राष्ट्रीय उद्यान रूस को भी CATS की मान्यता प्राप्त है। 13 टाइगर रेंज कौन सी हैं देश की, कौन कौन से देश आते हैं इसमें? पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पाँचवां वियतनाम, छठा म्यांमार, सातवां लाओस, आठवां कंबोडिया, नौवां थाईलैंड, 10वां मलेशिया, 11वां इंडोनेशिया, 12वां चाइना, 13वां रशिया। CATS CA फॉर कंजर्वेशन अश्योर्ड और TS फॉर टाइगर स्टैंडर्ड्स। तो जो हमने पहले बताया था वो ना होकर ये है कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। बाघ संरक्षण में संलग्न किसी क्षेत्र या स्थल के लिए एक स्वैच्छिक एवं स्वतंत्र योजना है CATS। वास्तव में यह एक ऐसा वैश्विक रूप से स्वीकार्य संरक्षण साधन है जो बाघों के प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानक निर्धारित करता है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बाघ एवं संरक्षण क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा इसे विकसित किया गया है। यह योजना 13 टाइगर रेंजों देश टाइगर रेंज कंट्रीज़ के बाघ संरक्षण क्षेत्रों में प्रबंधन की प्रभावकारिता इफ़ेक्टिवनेस में सुधार हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों को प्रोत्साहन इंसेंटिव प्रदान करती है। CATS को आधिकारिक रूप से वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया। बाघ संरक्षण क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन हेतु इसे 7 स्तंभों पिलर्स एवं 17 तत्वों एलिमेंट्स में व्यवस्थित किया गया। CATS वर्ष 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुनी करने के वैश्विक लक्ष्य T×2 का एक महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान में 13 में से 7 टाइगर रेंज देशों यथा बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, मलेशिया, नेपाल और रशिया द्वारा CATS योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।
देश का 51वां बाघ अभ्यारण्य। 8 फरवरी 2021 को तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 5वें बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की। 52वां भी आ गया है, 52 राजस्थान में। तो इस बाघ अभ्यारण्य का नाम श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई है। यह देश का 51वां बाघ अभ्यारण्य है। श्रीविल्लीपुतूर सफ़ेद विशाल गिलहरी वन्यजीव अभ्यारण्य, श्रीविल्लीपुतूर ग्रिजलिड जायंट स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मेघामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 1,01,657.13 हेक्टेयर यानी 1016.5713 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित कर इस बाघ अभ्यारण्य का सृजन किया गया। ज्ञातव्य कि वर्ष 2016 में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया, जो कि भारत का 50वां बाघ अभ्यारण्य है। श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई बाघ अभ्यारण्य आंतरिक क्षेत्र कोर एरिया में लगभग 641 वर्ग किलोमीटर, बफर एरिया 374 वर्ग किलोमीटर और संपूर्ण बाघ अभ्यारण्य टोटल एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व 1016.5713 वर्ग किलोमीटर। तमिलनाडु में स्थित बाघ अभ्यारण्य कौन से हैं? 7वां था कलक्कड़ मुंडनथुरई, 2007 में स्थापना, 1601.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। 29वां अन्नामलाई, 2007 में स्थापना वर्ष, 1479.87 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल। 36वां मुदुमलाई, 2007 स्थापना दिवस, 688.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। 42वां सत्यमंगलम, 2013 में स्थापना हुई, 1408.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। 51वां श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई, 2021 में स्थापना हुई, 1016.57 वर्ग किलोमीटर। और 52वां राजस्थान में आ गया है, विषधारी बाद में लगा उसके नाम के आगे। नवीनतम बाघ गणना के अनुसार वर्ष 2018 में भारत के बाघों की संख्या 2967 थी। भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में 526 बाघ दर्ज की गई। सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में हैं, जिनकी संख्या 6 है। धन्यवाद।